विद्यार्थियों, द्वितीय भाग में आपका पुनः स्वागत करता हूं। सर्वनाम का द्वितीय भाग लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। सर्वनाम क्या है ये पहले बता चुका हूं, फिर भी एक बार आपको बताने की कोशिश करता हूं। संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसको पर्सनल प्रोनाउन भी कहा जाता है इंग्लिश में। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम बता दें, फिर आगे बढ़ते चलते हैं। अदिति ने सुनीता से कहा, अदिति ने सुनीता से कहा, मैं खेलने जा रही हूँ, क्या तुम भी चलोगी? सुनीता ने कहा हाँ कहा। तब अदिति ने कहा मेघा को भी लेकर चलेंगे, क्योंकि उसने कहा था कि उसे भी खेलना है। यहाँ बातचीत अदिति सुनीता के बीच हुई है। किसके बीच? अदिति और सुनीता के बीच हुई है, तथा उन दोनों ने मेघा के बारे में भी बात किया है। तीनों व्यक्तियों के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया गया है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं, तुम, वह। मैं, तुम, वह। मैं उत्तम पुरुषवाचक, मैं उत्तम पुरुषवाचक, तुम या आप जो है मध्यम पुरुषवाचक, और वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो यहाँ हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बताते हैं। बात कहने वाला, सुनने वाला तथा अन्य व्यक्ति या वस्तु जिसके संबंध में बात की जा रही है, उसके लिए प्रयुक्त सर्वनामों को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से सुन लीजिए। बात करने वाला और बात सुनने वाला और जिसके बारे में बात किया जा रहा है वह, ये 3 व्यक्ति होते हैं। कहने वाला प्रथम पुरुष और या उत्तम पुरुष, और सुनने वाला मध्यम पुरुष, और जो अन्य पुरुष होता है जिसके बारे में बात किया जाता है। तो इस तरह से अगर देखें तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के सर्वनाम का पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, और उस पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जो है उसके बारे में हम बताते हैं। वक्ता जो अपने लिए, वक्ता का कहने का मतलब जो कह रहा है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं तो मैं वक्ता हूं। मैं शब्द जिसके लिए प्रयोग होता है वह अपने बारे में कहता है, और यही मैं जो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। वक्ता अपने नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं, मेरा, मुझको, हम, हमारा, हमें। मैं, मेरा, मुझको और मुझे, ये एक वचन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जबकि हम, मैं का हम बहुवचन होता है, मेरा का हमारा बहुवचन होता है, मुझे और मुझको का अर्थ हमें होता है बहुवचन में। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं बाजार जाऊंगा, हम बाजार जाएंगे। हम माने हम बहुत सारे लोग एक साथ जाएंगे। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं यह जानते हैं। वक्ता श्रोता के लिए जिन सर्वनामों का, जो सुन रहा है उसकी बात सामने है और उसकी बात सुन रहा है, उसके लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तेरा, तुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपको, आपका, ये सारे शब्द जो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। बात तो ध्यान में आई। वक्ता जो कहता है वह उत्तम पुरुष होता है, जिससे वह बात करता है वह मध्यम पुरुष होता है, जिसके बारे में वह बात करता है वह अन्य पुरुष होता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बातें ये हैं
कि सामान्य व्यवहार में तुम लोग का प्रयोग किया जाता है जिसे ठीक माना जाता है, लेकिन तुम और तुम लोग कहना थोड़ा अशोभनीय होता है। तुम की जगह आप या तुम लोग की जगह आप लोगों का प्रयोग बराबर किया जाना चाहिए। तू का भी प्रयोग जहाँ घनिष्ठता होती है, नज़दीकियाँ ज़्यादा होती है, मित्रवत व्यवहार ज़्यादा होता है, वहाँ तू का भी प्रयोग करके बात किया जा सकता है, लेकिन यह थोड़ा अशोभनीय होता है, अच्छा लगता नहीं है। तू का प्रयोग आत्मीयता दर्शाने के लिए, अपनापन दर्शाने के लिए किया जाता है, निरादर करने के लिए नहीं किया जा सकता। लेकिन जहाँ नज़दीकियाँ नहीं होती वहाँ तू शब्द निरादर का सूचक भी माना जाता है। अपरिचित व्यक्ति हो, अनजान व्यक्ति हो और उसके साथ घनिष्ठता का व्यवहार न हो तो उसके साथ आपका ही प्रयोग किया जाता है, वहां तुम और तू का प्रयोग नहीं किया जाता। क्लियर हो गया आपके लिए, अर्थात मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए। तो हम अब चलते हैं, तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता तथा श्रोता के अतिरिक्त, वक्ता अर्थात कहने वाला, श्रोता का अर्थ होता है सुनने वाला, उसके अतिरिक्त, अतिरिक्त माने उससे एक्स्ट्रा, जो वहाँ सुन नहीं रहा है, वहाँ उपस्थित नहीं है, वह अतिरिक्त व्यक्ति होता है, अन्य व्यक्ति होता है। वह अन्य व्यक्ति या प्राणी कहा जाता है। जिन सर्वनामों का प्रयोग उसके लिए किया जाता है जो वहाँ पर उपस्थित नहीं है, अन्य है, वह जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, यह, ये आदि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, बहुत समीपस्थ, नज़दीक में रहने वाले व्यक्ति के लिए भी ये के स्थान पर आपका प्रयोग भी किया जाता है। जैसे आज हमारे बीच उपस्थित है श्री कृष्ण कुमार जी। आप हमारे समाज के विद्वान तथा सम्मानित व्यक्ति हैं, उपस्थित है, लेकिन उनके बारे में बात किया जा रहा है, वो अन्य पुरुष के अंतर्गत भी आ रहे हैं, फिर भी आपका प्रयोग किया गया है, तो वह नज़दीकियाँ दर्शाने के लिए ही ऐसा किया जा रहा है। विशेष बात इसमें यह है कि यदि एक ही वाक्य में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष तीनों का प्रयोग हो तो पहले मध्यम पुरुष, फिर अन्य पुरुष और अंत में उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे तुम, वह और मैं मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। तुम, वह और मैं मिलकर, तुम मध्यम पुरुष, वह अन्य पुरुष और मैं जो है प्रथम पुरुष का प्रयोग करके वाक्य बनाए जाते हैं। जैसे आप उसके साथ हमसे मिलना, तो हम क्या हैं, उत्तम पुरुष। तुम क्या हो, आप क्या हो, मध्यम पुरुष। उसको लेकर वह क्या है, अन्य पुरुष है। इस तरह से भी वाक्य बनाए जाते हैं। यही वाक्य अच्छे माने जाते हैं और भाषा के अनुकूल भी माने जाते हैं। तो आइए हम और भी जानते हैं इसके बारे में कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा और जानकारी लेना चाहेंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम, तुम, वे तथा ये का प्रयोग एक वचन में भी किया जाता है। हम, मैं का भी प्रयोग हम में कभी कभी एक वचन के लिए किया जाता है। तुम और तुम लोगों का भी, तुम लोग बहुवचन हुआ, तुम एक वचन हुआ, लेकिन कभी कभी यह जो है बहुवचन के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अतः सरलता के लिए बहुवचन के रूप में सब या लोग लगाया जाना चाहिए, लेकिन यह लगाया अक्सर जाता नहीं है। सामान्यतः लोग का प्रयोग 2, 3 या कुछ अधिक के लिए होता है। सब का प्रयोग काफी अधिक लोगों के लिए ही किया जाता है, अन्यथा सब लोगों का प्रयोग किया जाता नहीं है। वे लोग, ये लोग, वे सब,
ये सब की तुलना में आदर का भाव अधिक होता है, इसलिए इसका प्रयोग अक्सर अधिक पाया जाता है। इस तरह से आपका जो है पुरुषवाचक सर्वनाम पूरा हुआ। अब हम आते हैं दूसरी कड़ी में सर्वनाम का दूसरा भेद लेकर, जिसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। ये निश्चित होता है। निश्चय मतलब डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउन इसको कहा जाता है। इसका पहले हम उदाहरण देखते हैं। वह देखो मेरी पेंसिल, वो इशारा कर रहा है, वह देखो, वह निश्चित है कि वह मेरी पेंसिल है। अरे ये तो अपना सुरेश है। ये वहाँ भी निश्चित है कि इसका नाम सुरेश ही है। तो यहाँ निश्चितता जिससे बोध हो, निश्चितता का जिससे बोध हो, ज्ञान हो, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं, क्या कहते हैं इसको। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हो, इशारा करते हो, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे समीपवर्ती, समीपवर्ती का अर्थ होता है नज़दीक के लिए यह और दूर के लिए वह का प्रयोग किया जाता है। नज़दीक है तो यह और दूर है तो वह, अंगुली से इशारा करके भी कभी कभी प्रयोग किया जाता है। यह निश्चयवाचक होने के साथ साथ इसको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, चूँकि अंगुली से इशारे से बताया जाता है कि यह रमेश है, वह सुरेश है। तो इस तरह से अंगुली के निशान के द्वारा दर्शाए जाने के कारण इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम के में दिए गए उदाहरणों को फिर से उदाहरणार्थ देखें तो समझने का प्रयास यह करेंगे कि यह आखिर कैसे होता है। तो आप जो है वहाँ पर देख चुके हैं, समझ भी चुके हैं कि यह मेरी पेंसिल है, वह सुरेश है, वह रमेश है, यह राम है, यह महेश है। तो ये इस तरह का ही प्रयोग किया जाता है। यह मेरी पुस्तक है, वह आपकी पुस्तक है, तो इशारे से भी इसका प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया? अब हम क्या करते हैं, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में बताएं। उसके पहले ये हम तीसरे भाग में आपको बताते हैं। अभी तक के लिए हम अभी तक दो ही जो है बताए हैं। 2 भाग, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, 2 पार्ट बताए, पहला पुरुषवाचक सर्वनाम और दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरे अध्याय में या तीसरे भाग में जो है सर्वनाम का तीसरा भाग लेकर जब हम उपस्थित होंगे तो हम इसके 4 अन्य भागों के बारे में, अन्य प्रकारों के बारे में, सर्वनाम के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।